हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्मेटेड न्यू सब्सटेंस। इस प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे कहते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। इस मेथड को हम फिजिकल मेथड से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है मैग्नेटाइजेशन, फिल्टरेशंस, सेंट्रीफ्यूगेशंस, डिस्टिलेशंस एंड इवेपोरेशन। इन मेथड से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो ये है। फर्स्ट पॉइंट इज चेंज इन स्टेट। इसमें क्या होता है, किसी भी केमिकल की स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे वो अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में चेंज हो सकता है, अगर लिक्विड में है गैस में चेंज हो सकता है, या फिर सॉलिड से गैस में चेंज होगा डायरेक्टली, या फिर गैस से सॉलिड में। ये अपनी स्टेट किसी भी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, चेंज इन कलर। इसमें जो हम सब्सटेंस या फिर कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज चेंज इन टेम्परेचर। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन से उसका टेम्परेचर चेंज होता है। फिर फोर्थ पॉइंट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस करते तो उसमें से कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है कि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल लेंगी या फिर कभी ऑक्सीजन गैस रिलीज होंगी। ठीक है। तो ये चार, जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इन चारों पॉइंट में से भी कोई भी स्टेट, या तो उनका स्टेट चेंज होगा, या कलर चेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर कोई भी गैस रिलीज होंगी। नेक्स्ट, सम केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा जो हम डेली जो भी फूड खाते हैं उसका डाइजेशन हमारा स्टमक में होता है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ डाइजेशन ऑफ फूड। सेकंड इज रेस्पिरेशंस। जो भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे को जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जब है ना दही बनता है तो ये भी है ना एक केमिकल रिएक्शन में हम इसको इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें टू इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है केमिकल को, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि ये है टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट होती है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट वो होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट वो होते हैं द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्मेटेड इन अ केमिकल रिएक्शंस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो रिएक्टेंट से जो भी हमको चीज़ मिलती है या सब्सटेंस मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट से जो रिएक्टेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने के बाद जो हमको न्यू चीज़ मिलेंगी, न्यू सब्सटेंस मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो जब भी हम किसी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, मीन्स जलाते हैं, तो गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, क्लियर।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किस टाइप से बनती है ये पढ़ेंगे हम। अ केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। किसी जो भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम उसको शो करते हैं केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिम्बॉल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ ऑफ फिजिकल स्टेट। जो भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, उसको हम सिम्बॉल्स के थ्रू शो करते हैं। जो भी हम उसमें सब्सटेंस लेंगे, जैसे रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो भी लेते हैं, जो भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को हम मिलकर लिखते हैं और हम उनको फिजिकल स्टेट के साथ लिखते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो वो कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में, तो हम उसकी स्टेट लिखेंगे लिक्विड। लिक्विड के लिए हम शो करेंगे L। अगर कोई गैस हम लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसकी हम स्टेट लिखेंगे गैस। गैस को हम शो करेंगे G से, ठीक है। हम यहाँ पे हम इससे मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर। एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमको क्या मिलती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है, ठीक है। जब भी हम बच्चों एक बात याद रखना, जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको सिंपल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से सिंपली लिखते हैं। आप कभी भी उसको ऐसा डिज़ाइनिंग या फिर है ना कर्सिव में लिखने की कोशिश मत करना। ये रॉन्ग तरीका, ये गलत तरीका है केमिकल इक्वेशन को शो करने का। तो आप बस सिंपली जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करेंगे और बिल्कुल सिंपली शो करेंगे। जैसे यहाँ पे Mg+O2, तो Mg O2, जब ये दोनों Mg और O2 क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये दोनों मिलकर हमें एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, MgO दे रहे हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे Mg1 है और ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, बट यहाँ पे हमको जब प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो एक ही मिल रहा है। तो इसके भी आगे कुछ कंडीशन है, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हम किस टाइप से करते हैं, इसमें यह ज़रूरी है कि हमारे इक्वेशन दोनों भी साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और जो हमारा न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है या फिर न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, दोनों भी साइड है ना इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को किस टाइप से बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है Fe मतलब आयरन, ठीक है, और प्लस H2O वाटर। हम आयरन के वाटर से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, और रिएक्शन करने पर हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट मिलेगा Fe3O4 प्लस H2। ये हमको नया प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे Fe जो है आयरन हमारा एक है, बट हमें जो नया प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे Fe आयरन के हमें आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी एक है, बट हमें यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है। हमें इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमें दोनों साइड देखना चाहिए, देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स आए, जो मतलब रिएक्टेंट हो या फिर नया प्रोडक्ट हो हमारा, ठीक है, दोनों साइड हमारे मॉलिक्यूल्स बराबर हो, ठीक है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम इस टाइप से बैलेंस करेंगे, ठीक है। Fe
प्लस H2O, ठीक है। हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, Fe3O4 प्लस H2O, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन बैलेंस करिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं Fe के 3 मॉलिक्यूल्स हैं बट यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Fe में 3 का इंटू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल्स हो गए और प्रोडक्ट में भी हमारे 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, बट अभी भी यहाँ पे क्या है, हमारे ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 4 हो गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना तो ये O4 ये यहाँ पे बैलेंस्ड है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो अब ज़्यादा हो गए। पहले यहाँ पे 2 थे और हमारे प्रोडक्ट में भी हमको क्या मिल रहे हैं, H2O मिल रहे हैं। यहाँ पे H2O ठीक है, बट यहाँ पे जो H2 है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करेंगे, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमको 8 मिलेगा। तो हमें देखना है हमारी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे O लिख दिया था, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको हाइड्रोजन के भी 8 मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो इससे हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। अब यहाँ पे हम ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से हम हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस करेंगे। अभी हमने जो मैग्नीशियम की इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने देखा था मैग्नीशियम, यहाँ पे हम Mg लिया था और यहाँ पे ऑक्सीजन जो थे, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा था हमारा MgO। बट हम देख रहे हैं हमने जो रिएक्टेंट लिया है, O2, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, बट हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Mg प्लस O2 एरो MgO। तो हमारा जो रिएक्टेंट है यहाँ Mg में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट है वहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमारा जो इक्वेशन होगा बैलेंस हो जाएगा। आप देखेंगे 2Mg, यहाँ पे Mg के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे भी Mg के कितने हैं मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे भी क्या है, हमारे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। क्लियर है। तो मतलब आप समझ रहे होंगे हम इक्वेशन किस टाइप से यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो हमारा जो लॉ है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास मैटर, इसमें क्या होता है, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को ना तो बनाते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ना तो हम उसे बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस लॉ को ये फॉलो करेगा, ठीक है। अब हमारा इसके लिए हमको क्या होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side। जो भी हम एलिमेंट या फिर सब्सटेंस बोलो, ठीक है। तो जब केमिकल रिएक्शन में जो भी हम एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं दोनों भी बोथ साइड कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशंस जो होती है हमारे लिए बैलेंस्ड होना ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो बैलेंस करना ज़रूरी है। फिर है हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन
कितने टाइप की होती है हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस जो होती है, केमिकल रिएक्शंस जो होती है, सॉरी इक्वेशंस नहीं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो होती है 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है हम इसे पढ़ेंगे। द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट लेते हैं हम और ये दोनों कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, हम इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंपली इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल इक्वेशंस के थ्रू समझेंगे। पहले जैसे हमने यहाँ पे 2 रिएक्टेंट लिए A + B, हमने यहाँ पे 2 रिएक्टेंट लिए A + B और इससे नया प्रोडक्ट हमारा बना AB। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमने एक रिएक्टेंट लिया A और दूसरा रिएक्टेंट लिया B, तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बना हमारा नया प्रोडक्ट AB। फिर हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोल को जलाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब कोल जो होता है हम उसको C से डिफाइन करते हैं। हमने इसकी स्टेट कौन सी ली, सॉलिड स्टेट में लिया, क्योंकि कोल जो होता है सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे, ऑक्सीजन हमने किस स्टेट में ली, गैसियस स्टेट में ली। और जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CO2। क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस स्टेट। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम समझें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हम वाटर किस टाइप से बना सकते हैं, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और गैसियस स्टेट में लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के भी 2 ऑक्सीजन के भी सॉरी हम यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए गैस स्टेट में और उसको ऑक्सीजन से के साथ कंबाइन किया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H2O। H2O के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि लिक्विड स्टेट में बनेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या बना, H2O। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हो गया, नया प्रोडक्ट बना, वो क्या बना हमारा वाटर। ठीक है, H2O। ठीक है, जो कि है लिक्विड स्टेट में। अब हमारा सेकंड पॉइंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन होती है, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 or more substances is called decomposition reaction। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो भी हम कंपाउंड लेंगे, ठीक है, वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मतलब टूट जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो उस हम रिएक्शन को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ हम इसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में समझेंगे। पहले हमने यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया A जो कि स्प्लिट होकर बना B + A। ठीक है, मतलब हमने जो रिएक्टेंट लिया था वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, मतलब जो हमारा कंपाउंड A था वो स्प्लिट होकर 2 प्रोडक्ट में टूटा जो था B + C। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन मेथड जो होती डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, ठीक है, वो भी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट पॉइंट है थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड, सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फिर थर्ड है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का नाम से ही क्लियर है, थर्मल है मतलब ये हीट की प्रेजेंस में होंगी। ठीक है, तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब वो रिएक्शन जो कि हीट की प्रेजेंस में हो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमने इक्वेशन लिया CaCO3 इन सॉलिड्स।
हमने यहाँ लिया CaCO3, ये फॉर्मूला है लाइमस्टोन का। इसको हम हीट की प्रेजेंस, हीट जब देंगे तो ये दो कंपाउंड में स्प्लिट होगा, CaO प्लस CO2, मतलब ये क्विक लाइन में स्प्लिट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, अब हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन नेम से क्लियर है कि ये इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में होंगे। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। यहाँ इक्वेशन है H2O इन प्रेजेंस इलेक्ट्रिक करंट, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, H2 प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने एक रिएक्टेंट लिया था वाटर, जो कि दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, H2 प्लस O2। अब हमारा थर्ड पॉइंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस नाम से भी क्लियर है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे। तो हम यहाँ पे आगे समझेंगे, व्हेन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन इट इज कॉल्ड फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंट में होती है, और जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है तो इसे हम फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ हमने लिया AgCl। ठीक है, यहाँ पे AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड के हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, फोटोलिसिस हम डिकम्पोजिशन मेथड रिएक्शन करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होंगी, तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, Ag प्लस Cl2। यहाँ पे हमको Ag के दो मॉलिक्यूल्स मिले और Cl2 गैस मिलेंगी हमको। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर में था यहाँ पे, और हम जब ये नया प्रोडक्ट बना तो ये कौन से कलर में मिला हमें, ग्रे कलर में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जो पहले रिएक्टेंट लिया था वो कौन से कलर में था, वाइट कलर में, जो कि बाद में रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होने के बाद कौन सा हमें कलर मिला, ग्रे कलर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इसका यूज़ हम किस में करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है, हम इस फोटोलिसिस और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम वहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले हम यहाँ पे इक्वेशन समझेंगे, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगी। Fe प्लस CuSO4, यहाँ हमने आयरन लिया, ठीक है, और कॉपर सल्फेट लिया। ठीक है, जब आयरन और कॉपर सल्फेट के हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, आयरन सल्फेट और कॉपर मिलेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, Cu जो था अपनी प्लेस से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, मतलब Fe मोर रिएक्टिव था तो उसने, और Cu क्या है, लेस रिएक्टिव, तो उसने Fe ने Cu को क्या कर दिया, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, और नया प्रोडक्ट बन गया हमारा FeSO4 और Cu अलग हो गया। ठीक है, तो है ना, इसने इससे को अपनी जगह से हटा दिया, इसके लिए इसका नाम क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देता है, एक जो लेस रिएक्टिव प्रोडक्ट रहते हैं, लेस रिएक्टिविटी जो भी प्रोडक्ट जो भी रिएक्टेंट की होती है उसे अपनी जगह से हटा देता है, और जो मोर रिएक्टिव होता है वो उसकी प्लेस पे आ जाता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या मिला, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये Fe has replaced Cu as it is more reactive। Fe more reactive था, इसलिए उसने Cu को क्या कर दिया, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। The chemical reaction in which one element takes place of another in a compound, मतलब इस केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में होगा कि जो भी एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट की प्लेस ले लेता है और एक नया कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस
केमिकल रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी यहाँ पे क्या हुआ था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, मतलब एक ही जो भी रिएक्टेंट था अपनी जगह पर से हट गया था। अब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब दो जो भी रिएक्टेंट होंगे दोनों एक दूसरे को अपनी जगह पे से डिस्प्लेस करेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, द रिएक्शन in which two compound and component react to form other compound by mutual exchange of atom और groups। इसमें क्या होता है, जो भी हम कंपाउंड या कंपोनेंट लेते हैं वो एक दूसरे को म्यूचुअली क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब अपनी जगह पर से डिस्प्लेस कर देते हैं, एक दूसरे को अपनी जगह पर से हटा देते हैं। ये या तो एटम करेंगे या फिर वो एटम्स के ग्रुप मिलकर ये करते हैं। हम इसको इक्वेशन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस Na2SO4। इस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को लिया है। ये दोनों रिएक्शन जब करेंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस Na2Cl2, ठीक है। जो हमारा नया प्रोडक्ट बना वो क्या बना, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ से SO4 से बेरियम ने क्या किया, SO4 से Na2 को हटा दिया और Na2 की प्लेस पर Ba आ गया, ठीक है। और Na ने क्या किया, Ba को उसकी प्लेस से हटा दिया और Cl से रिएक्शन कर दी। तो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है।